मैंने इस मानवा को एक यूनिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और इसे लाइक करेंगे क्योंकि एक वीडियो बनाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। लुया एक टर्मिनली इल पेशेंट था जिसे अचानक एक मिस्टीरियस अकाउंट मिला और वह एक दूसरे दुनिया में चला गया जिसे हॉरर गेम कहा जाता है। इस दुनिया में थोड़ा और जीने की उसकी उम्मीदें उस समय टूट गईं जब वह गेम में पहुंचा और पाया कि वह नंबर 1 विलन था। उसे बिग खेलना पड़ा, लेकिन क्या वही असली जीवन का आनंद नहीं है? एक पुलिस हेलीकॉप्टर रात में शहर के ऊपर उड़ रहा था। उसके क्रू को टारगेट के लोकेशन की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और उन्होंने जवाब दिया कि टारगेट 13th हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया था। कई पुलिस का और आर्मर्ड ट्रक्स अस्पताल के एंट्रांस पर खड़े थे और क्रिमिनल को तुरंत अपने हथियार डालने और हॉस्टेज को छोड़ने का आदेश दिया। स्नाइपर ने एम लिया और देखा कि एक क्रिमिनल हॉस्पिटल की बालकनी पर एक पेशेंट जिसका नाम लू याओ था पर गन ताने खड़ा था और चिल्ला रहा था कि कोई भी हिलेगा तो वह तुरंत हॉस्टेज को मार देगा। एक स्पेशल फोर्स सोल्जर ने स्नाइपर से पूछा कि क्रिमिनल को घायल किए बिना शूट करने की कितनी संभावना है। उसने जवाब दिया कि ये 10% है। इस बीच पेशेंट ने स्मर्क करते हुए क्रिमिनल से कहा कि यह बहुत अनप्रोफेशनल था। ऐसी इमोशनैलिटी केवल उसकी कंसंट्रेशन को कम करेगी और फिर स्नाइपर को उसका सिर उड़ाने का एक एक्सीलेंट चांस मिलेगा। हेलीकॉप्टर के सर्च लाइट्स उन पर चमक रहे थे और क्रिमिनल ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात सुनी और उसके पीछे छिप गया। स्नाइपर ने कहा कि वह सब समझ गया। किसी ने कहा कि वे प्लान बी पर जा रहे थे। असॉल्ट टीम तैयार होनी चाहिए। लू याओ ने क्रिमिनल से कहा कि अगर वह उसकी जगह होता तो वह किसी सेक्लूडेड जगह में छिप जाता और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता, असॉल्ट टीम से सावधान रहते हुए। वह गुस्से में आ गया और उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात सुनी और बालकनी से बाहर चला गया, जिसके बाद उसने खुद को वार्ड में बंद कर लिया और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए। असॉल्ट टीम के सोल्जर्स ने सोचा कि वह क्या कर रहा है। ऐसा लगा कि उसने उनके प्लान का अनुमान लगा लिया था। उन्हें क्या करना चाहिए? कमांडर ने उन्हें कहा कि कुछ भी अनावश्यक न करें। ऊपर से उन्हें बताया गया था कि उस आदमी के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें रिट्रीट करना चाहिए। इस बीच क्रिमिनल ने पर्दे को हटाया और बाहर झांकते हुए कहा कि यह एक पैक ऑफ डॉग्स था। उसने अपने अंदर की जेब में रखी चीज को हाथ से महसूस किया और चिंतित होकर पूछा कि क्या उन्हें सच में पता है कि उसके हाथ में क्या है। लेकिन ये हो नहीं सकता। लुया, जो हॉस्पिटल बेड पर बैठा था, ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे लगता है कि वह बड़ी मुसीबत में है। क्या उन्होंने उसे कॉर्नर कर दिया? वह उसे हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करके भागना भी चाहता था। आदमी ने उस पर गन तानी और उसे चुप रहने को कहा। क्या उसने उसे बोलने दिया? उसे यकीन नहीं था कि वह उसे गोली मार सकता है। हॉस्टेज ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा कर पूछा, क्या उसने नहीं देखा कि यह कौन सी जगह थी? उसने समझ नहीं पाया और पूछा, इस जगह में क्या खास था? दरवाजे पर एक साइन था जिसमें लिखा था हॉस्पिस और हॉस्टेज ने कहा कि यहाँ लोग अधिकतम 2 मंथ्स तक जीते हैं। ये सुनकर आदमी ने गाली दी और लुया ने पूछा कि एक मरने वाले आदमी के लिए डरने के लिए क्या था? वैसे क्या वह उससे कुछ पूछ सकता है? उसने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन उसने फिर भी कहा कि उसे लग रहा था कि वह भी उसकी जेब को बहुत ध्यान से देख रहा था। क्या उसने वहां कुछ वैल्यूएबल छुपाया है? ये सुनकर आदमी चिंतित हो गया और कुछ करने का समय नहीं मिला क्योंकि लुया ने एक तकिया उठाया और उसके सिर पर फेंक दिया, फिर उसकी ओर भागा और उसके हाथ को पकड़ लिया जिसमें वह गन पकड़े हुए था। अपने दूसरे हाथ से उसने उसके चेहरे पर मारा और फिर दोनों हाथों से उसके कंधे और फॉर्म को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। क्रिमिनल की नाक से खून बह रहा था और उसने पूछा कि क्या उसने उसे धोखा दिया। उसने जवाब दिया कि नहीं, सच में उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन गलत कारण से। वह उसके बगल में बैठा और उसकी जैकेट की जेब में हाथ डालकर कहा कि आज उसने 7 मिनट्स और 28 सेकंड्स बर्बाद किए सिर्फ इसलिए कि वह अचानक यहाँ आ धमका। उसने उसकी जेब से एक छोटा बॉक्स निकाला और पूछा, क्या यही वह चीज थी जिसे वह छुपा रहा था? क्या लोग उसे इस चीज के कारण घेर रहे थे? आदमी बहुत चिंतित हो गया और उससे जल्दी से उसे वापस देने को कहा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसकी बात नहीं मानी और बॉक्स को ग्रिन के साथ खोल दिया, जिसके बाद उसमें से स्पार्क्स निकले जो चारों ओर से उसे घेरने लगे। ये देख आदमी पहले से भी ज्यादा डर गया और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि टाइम ट्रैवल रिकॉर्डिंग सक्रिय हो गई थी। नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर उसने एक्सक्लेम किया, ये कैसी आवाज है? क्रिमिनल उठ खड़ा हुआ और चिंतित होकर अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या उसे पता भी है कि उसने क्या किया है? यह एक अकाउंट है दूसरे दुनिया से, लेकिन इसके कारण वह फिनिश्ड हो गया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उदास नहीं था। उसने उसके चेहरे पर किक मारी और जवाब दिया कि वह पहले से ही मरने के लिए मजबूर था। उसने फ्लो से उसकी गन उठाई और कहा कि अगर वह उसे इस अदरवर्ल्डली अकाउंट के बारे में नहीं बताएगा तो अभी उसके सिर में गोली मार देगा। ये कहने के बाद उसने गन की बैरल उसके माथे पर तान दी और उसने अपनी जान के डर से जवाब दिया कि वह सब कुछ बता देगा। वर्ष 2050 एक रहस्यमयी मीटियोर शावर ने उनकी दुनिया को बहुत बदल दिया। इसके बाद कुछ लोग दूसरे विश्व में जाने और वहां विभिन्न परीक्षाओं को पार करने में सक्षम हो गए, लेकिन वे वास्तविकता में तभी लौट सकते थे जब वे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करते। इनाम के रूप में उन्हें उस दुनिया के खजाने मिल सकते थे, सभी बीमारियों का इलाज, शक्तिशाली हथियार और यहाँ तक कि विशेष चीजें जो कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरे विश्व के उद्भव ने नेटिव यूनिवर्स के आदेश को बहुत हिला दिया।
लोग ट्रैवलर्स पर आक्रमण करने लगे, अंतरिक्ष में क्रॉसिंग के रहस्य को जानने के लिए। कई खेलों और युद्धों की एक श्रृंखला को पार करने के बाद लोगों को पता चला कि मूवमेंट की कुंजी एक मुख्य चीज में है, जिसे अकाउंट ऑफ अनदर वर्ल्ड कहा जाता है। जो लोग नए वर्ल्ड के अकाउंट्स प्राप्त करते हैं, उनके शरीर पर एक विशेष निशान होता है। दूसरे विश्व में टेलीपोर्टेशन 1 घंटे के 1/4 में होता है। इन लोगों को ट्रैवलर्स कहा जाने लगा। चूंकि मुख्य पात्र ने एक और अकाउंट को सक्रिय कर दिया था, उसके हाथ पर एक निशान दिखाई दिया और मूवमेंट में केवल 59 सेकंड बचे थे। कुछ समय बाद स्पेशल फोर्सेज ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। वे कमरे में घुस गए और क्रिमिनल पर बंदूकें तान दी, उसे तुरंत बंधक को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन वे हैरान रह गए जब उन्होंने वहां केवल बंधे हुए क्रिमिनल और उसके सामने पड़ी एक बंदूक को देखा। इस बीच लू याओ इमारत की छत पर खड़ा था और टाइमर को देख रहा था। सिस्टम ने उसे बताया कि परीक्षण 1 मिनट में शुरू होगा, उसे तैयार हो जाना चाहिए। उसने कहा कि अभी अभी हुई पूछताछ के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे विश्व में यात्रा के बाद कितना समय बीत चुका है। वास्तविकता में ये केवल एक क्षण है और इंटरसेप्ट के समय आप अपने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते, इसलिए हथियार लेना कोई विकल्प नहीं था। ये वास्तव में एक पिटी था। ऊपर से उसने देखा कि क्रिमिनल को एक आर्मर्ड वैन में ले जाया जा रहा था और कहा कि पुलिस ने पहले ही उस आदमी को ले लिया है। इसका मतलब है कि वे और एल्डर्स फिलहाल उसे नहीं छुएंगे। क्रिमिनल के अनुसार दूसरे विश्व में परीक्षाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित थीं। ये लगभग एक गेम की तरह था। सिस्टम ने उसे और अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। 10 सेकंड में वह परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करेगा। नोटिफिकेशन सुनकर उसने ग्रिन किया और कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है। उसने अपनी मौत के कुछ महीने पहले ये सुपरनैचुरल वर्ल्ड खोजा था और वहां न जाना बेवकूफ़ी होगी। उसकी नज़रें आत्मविश्वास से भर गईं और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि ट्रैवलर को कनेक्ट किया जा रहा है। प्रतिभागी के कैरेक्टर क्रिएशन के लिए स्कैनिंग शुरू हो गई है। सिस्टम लॉग इन एरिया एक पब्लिक एरिया है। इस बीच कई अन्य ट्रैवलर्स भी पब्लिक एरिया में घूम रहे थे। उसका कैरेक्टर बनने लगा और जल्द ही उसकी शक्ल सूरत बन गई, जिसके बाद सिस्टम ने बताया कि कैरेक्टर क्रिएशन पूरा होते ही प्रतिभागी कभी भी अपने कैरेक्टर कार्ड को थॉट्स की शक्ति से देख सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने चारों ओर देखा और आश्चर्य किया कि क्या ये वास्तव में दूसरा विश्व है। उसने कैरेक्टर कार्ड देखने का निर्णय लिया और उसके सामने एक सिस्टम विंडो बुलाया, जिसमें उसे बताया गया कि यह कैरेक्टर कार्ड यात्रा के दौरान ट्रैवलर की वर्तमान स्थिति का डिस्प्ले है। इस कार्ड में सभी बदलाव दर्ज होंगे। ये टेबल उसकी वर्तमान विशेषताओं को दिखाती है: नेम, जेंडर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अटैक पावर, डिफेंस, स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस, स्पीड और बेहद लो परसेप्शन। उसके पास स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और परसेप्शन के 2 यूनिट्स हैं, साथ ही बॉडी और स्पिरिट के 3 यूनिट्स हैं। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 प्रकारों में विभाजित होते हैं: स्ट्रेंथ, जो अटैक के स्तर को निर्धारित करता है; डेक्सटेरिटी, जो स्पीड को निर्धारित करता है; बॉडी, जो एचपी लिमिट और डिफेंस है; परसेप्शन, जो परसेप्शन के वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है; और स्पिरिट, जो स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस और एसपी है। उसे स्किल्स और आइटम्स का भी एक्सेस है। वर्तमान इन्वेंटरी स्पेस 30 पीसेस है। वह केवल परीक्षण पास करके पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है, जिन्हें वह पब्लिक एरिया में एक्सचेंज या अन्य प्रतिभागियों को बेच सकता है। इंटेंसिटी असेसमेंट सिस्टम द्वारा उसकी कॉम्बैट एबिलिटी निर्धारित की जाती है। सिस्टम विंडो ने बताया कि उसकी इंटेंसिटी असेसमेंट पेपर है और उसने थॉटफुली अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा कि यह कमजोर लगता है। उसके पीछे उसे अन्य लोगों की आवाजें सुनाई दी। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, देखो, यह एक नया कूल ग्रीन टियर प्रोडक्ट है, अ पॉइजन स्वॉर्ड। वे सभी एक मर्चेंट जिसका नाम जीन डॉली था के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और पूछा, ग्रीन इक्विपमेंट? लेकिन ये तो बकवास है, ऐसा कैसे संभव है? एक अन्य ट्रैवलर ने पूछा, क्या ये वही चीज नहीं है जो पैरेलल ट्रायल में एक्सप्लोड हो गई थी? पैरेलल ट्रायल के लिए डेथ पेनल्टी बहुत अधिक है। कौन ग्रीन इक्विपमेंट बेचने का निर्णय करेगा? मर्चेंट जो उनके सामने जमीन पर बैठा था अपनी वेस्ट की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया और कहा, ये सही है, यह एक पॉइजन स्वॉर्ड है जो पैरेलल लेवल ट्रायल से है। इस स्वॉर्ड में पॉइजन इफेक्ट है और अटैक करते समय पॉइजन इफेक्ट का उपयोग करने का एक चांस है। लू याओ ने इंटरेस्टेड क्राउड में प्रवेश किया और मर्चेंट ने आगे कहा, यह आम नॉलेज है कि ट्रायल के 4 स्तर हैं: पेपर, पैरेलल, स्ट्रॉन्ग और क्रूल। हालांकि अभी तक किसी ने क्रूल लेवल को पार नहीं किया है। कई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ने पैरेलल और स्ट्रॉन्ग लेवल्स को पार किया है। वहां के हथियार ब्लू और ग्रीन लेवल्स के हैं और स्वाभाविक रूप से वे बहुत महंगे हैं। ये पॉइजन स्वॉर्ड हेट्रेड टेबल के टॉप 56 के एक खिलाड़ी से चोरी किया गया आइटम है। वे सभी समझते हैं कि स्मगलिंग क्या है, इसलिए वह इसे केवल गुप्त रूप से बेच सकता है और अब वह इसे सस्ते में भी बेच सकता है, केवल 500 पॉइंट्स में। लोगों ने निश्चित रूप से इस हथियार को खरीदने के लिए एक दूसरे से सौदा करना शुरू कर दिया और कीमत को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 8800 पॉइंट्स तक ले गए। मर्चेंट अपने मन में हंसते हुए सोच रहा था कि इस बार ये बेवकूफ लोग ट्रैप में फंस गए हैं और वह बहुत कमा लेगा। अचानक एक जोरदार आवाज सुनी गई। सभी लोग भी आकाश की ओर देखने लगे और उनमें से एक ने कहा, यह एक पब्लिक एरिया अलार्म है। सिस्टम ने सभी को चेतावनी दी कि जोन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति का पता चला है। ये चेतावनी कई बार दोहराई गई जब तक कि एक नई चेतावनी नहीं आई कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पहले ही भेज दी गई हैं। जल्द ही उन्होंने अपने पास कुछ नाइट्स को आर्मर में देखा जिन्होंने सेफ जोन में एक मजबूत खतरे का पता लगाया।
भीड़ में उन्होंने लू याओ को देखा, ये वही खतरनाक व्यक्ति था, नंबर 1 क्रिमिनल जो हेटरेड टेबल में पहले स्थान पर है। लोग चारों ओर भागने लगे और प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि वे सीधे उसकी ओर देख रहे हैं। जिंग डॉली भी अप्रोचिंग गार्ड्स को देखकर जल्दी से अपना सारा सामान समेटने लगा और जोर से गाली देते हुए भागने की तैयारी करने लगा। उनमें से एक नाइट ने जमीन से धक्का दिया और मर्चेंट की ओर कूदते हुए ऊंची छलांग लगाई, जबकि अन्य नाइट्स ने उसके साथ किया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता, उसने तो बस थोड़ा सा झूठ बोला था। लू याओ ने उसके भागने में शामिल होकर पूछा, क्या वह भी एक क्रिमिनल है? प्रोटैगनिस्ट ने नाराजगी से एक्सक्लेम किया, यह क्या बकवास कर रहा है? उसे बताए कि उनसे बचने के लिए कहाँ भागना है। सिस्टम ने उसे बताया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह क्रिमिनल लिस्ट में है और वह वांटेड पीपल में पहले स्थान पर है। वर्तमान इंडेक्स 6 स्टार्स है, जिसका मतलब है कि उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सजा होगी कॉन्शियसनेस एनाइलेशन, उसने मानसिक रूप से एक्सक्लेम किया, कॉन्शियसनेस एनाइलेशन। ये तो एक पूरी तरह सुरक्षित गेम था, अब क्या वह वास्तव में धोखा खा गया है? मर्चेंट ने सामने के पोर्टल की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां भागना होगा। अगर वे प्रवेश कर जाते हैं तो वे टेलीपोर्ट कर सकेंगे। इस बीच एक नाइट रुका और झुक गया, फिर कूद गया और एक ही समय में अपनी तलवार को घुमाते हुए एक शक्तिशाली शॉक स्ट्रीम को लू याओ की ओर निर्देशित किया। पोर्टल तक बहुत कम दूरी बची थी और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि यह डंजन का एंट्रांस है। ट्रैवलर की हेटरेड वैल्यू अनुमत सीमा से अधिक हो गई है। उसने एक्सक्लेम किया, यह क्या बकवास है? उसे जल्दी टेलीपोर्ट करना होगा। एक क्षण बाद शॉक स्ट्रीम ने उसे छू लिया और टकराव पर एक विस्फोट हुआ जिसने दीवारों को नष्ट कर दिया। पास में खड़ा जीन डॉली जो था, ने असंतुष्ट चेहरा बनाते हुए और जमीन पर गिरते हुए सोचा कि वह असफल हो गया है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट खुद को एक अन्य स्पेस में पाया और सिस्टम ने सूचित किया कि एक क्रूल डिफिकल्टी टेस्ट शुरू हो रहा है। उसे इसे पास करने के इनाम के रूप में पर्पल लेवल का एक ट्रेजर चेस्ट मिलेगा। क्रूल मोड में मृत्यु वास्तविक मृत्यु की ओर ले जाती है। टेस्ट लोड हो चुका है। अवरोध है, मृत्यु से मत डरो। सिस्टम ने उसे एक सुखद गेम की शुभकामनाएं दी। उसे टेस्ट के अंत तक बने रहना होगा। उसे कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। पहला हिंट, मृत्यु से मत डरो, ये पूरे मल्टीवर्स का सबसे प्रसिद्ध प्रोग्राम है जिसके अच्छे रिव्यूज हैं, इसलिए कई सम्मानित मेहमान इसमें शामिल होते हैं। उम्मीदवार को मेहमानों के प्रति विनम्र होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार कभी भी मेहमानों की फेवर की जांच कर सकता है। फेवर कई स्तरों में विभाजित होती है, किलिंग इंटेंट, डिसगस्ट, कोल्ड, फ्रेंडलीनेस, पैशन, ऑब्सेशन। तीसरा, उम्मीदवार को व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह घृणा उत्पन्न करता है या फेवर बहुत कम होती है तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा, उसे गेम का आनंद लेना चाहिए और ब्लाइंड डेट को भी, और अपनी डेस्टिनी को ढूंढना चाहिए। टेस्ट में प्रवेश करते ही उसने सोचा, क्या वह वास्तव में मर सकता है? इसके तुरंत बाद चारों ओर से उत्साही चीयर्स सुनाई दी और होस्ट ने कहा कि एक नया उम्मीदवार आ गया है। वे आज इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने पैरेलल डायमेंशन के एक मेहमान के लिए परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ सकें। होस्ट ने संकेत दिया और स्पॉटलाइट ने उसे अधिक चमकदार रोशनी से घेर लिया। होस्ट खुद उज्ज्वल रूप से चमक रहा था। उसने हाथ हिलाया और प्रोग्राम का नाम, मृत्यु से मत डरो, बताते हुए शुरुआत की घोषणा की। लू याओ ने आश्चर्य से सोचा, क्या वह व्यक्ति नहीं कह रहा था कि क्रूल लेवल टेस्ट में पहले कोई भाग नहीं लिया है? उन्होंने तुरंत कहा कि एक नया उम्मीदवार है। स्पॉटलाइट ने उसे रोशनी में लाया और होस्ट ने दर्शकों को उससे मिलने के लिए कहा। इस बार उम्मीदवार लू याओ था, जो ह्यूमन डायमेंशन से आया था। भीड़ ने तालियां बजाईं और उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि अब वह देखेगा कि आगे क्या होता है। इस इशारे से भीड़ ने उसे पसंद किया और किसी ने एक्सक्लेम किया, वह कितना हैंडसम है। होस्ट खुश था कि उन्होंने उसे पसंद किया और कहा कि वह एक अद्भुत उम्मीदवार है। उसने सोचा कि वह उन्हें कई सरप्राइजेस देगा। ये प्रोग्राम स्पेशल कमिटी और इनएग्जॉस्टेबल डायमेंशन ऑफ सिंगल्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। लू याओ ने सोचा कि यह तो एक सरप्राइज है, तो यह एक ब्लाइंड डेटिंग प्रोग्राम है। पहले उसे एक ऐसा व्यक्ति माना गया था जिसने लड़कियों के दिलों में आग लगाई थी, लेकिन चोट के बाद उसे अपने प्रशंसकों से मिलने का मौका नहीं मिला। होस्ट ने दर्शकों से कहा कि अब वे देखेंगे कि इस उम्मीदवार की ताकत क्या है। उसने उस बड़ी स्क्रीन को देखा जिसमें उसका चेहरा दिख रहा था और भ्रमित होकर पूछा, क्या वह पेपर लेवल का है? एक छोटे से पॉज के बाद उसने प्रशंसा के साथ दोहराया कि वह पेपर लेवल का है। ये पहली बार था कि ऐसा कोई उम्मीदवार मंच पर आया है। भीड़ खुशी से गरज उठी और प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप सिस्टम से पूछा कि क्या इस तरह की ताकत के लिए कोई स्पष्टीकरण है। उसके सामने एक विंडो में एक विवरण प्रकट हुआ। इस दुनिया के टेस्ट में सभी प्राणी अपनी क्लास के अनुसार एकजुट होते हैं। सिस्टम पेपर लेवल को बेहद कमजोर और वल्नरेबल के रूप में पहचानता है। पैरेलल के लिए कॉम्बैट पावर काफी मीडियोकर है, स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए ग्रेट कॉम्बैट पावर है और आखिरकार क्रूल लेवल को सिस्टम द्वारा सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो एक बॉस के समान है। उसने सोचा, दूसरे शब्दों में, वह बॉसेस के टेस्ट में पहुंच गया है और ऐसा लगता है कि उसके पास केवल एक ही जीवन है। उनके पास बिगिनर्स के लिए अच्छे टेस्ट्स हैं। इस बीच होस्ट ने एक्सक्लेम किया कि लू याओ निश्चित रूप से इतिहास का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। वह उन्हें सबसे सुंदर और एपिक डेथ जरूर दिखाएगा।
आखिरकार मृत्यु से मत डरो, गेम के स्टेज पर केवल वही प्लेयर्स होते हैं जिनकी मृत्यु सबसे उत्कृष्ट होती है। अचानक लू याओ ने एक लाइट बल्ब के साथ उसे बुलाया और होस्ट ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा और पूछा क्या वह वही था जो उसने उससे कहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बकवास करना बंद करना चाहिए। क्या उसने नहीं कहा था कि यह एक ब्लाइंड डेट थी? तो ये प्रोग्राम डेटिंग के बारे में है ना? तो वह कहाँ है? उसने सोचा कि उसे टास्क के विवरण का पालन करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह सफल हो सकता है। पहले उसे विश्वास अर्जित करना होगा और फिर टेस्ट्स को पास करना होगा। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह वास्तव में उसका वास्तविक शरीर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हॉलोग्राम है, लेकिन उसे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने दर्शकों की ओर मुड़कर सुझाव दिया कि वे अपने उम्मीदवार को देखें क्योंकि वह इस समय बेहद आत्मविश्वास से भरपूर व्यवहार कर रहा है। अब वे पहली लड़की को पेश करेंगे। उसने एक घुटने पर झुककर अपने हाथ फैला दिए, जिसके बाद उसके पीछे के दरवाजे सरकने लगे और उसने कहा कि लड़की नंबर 1 आ रही है। पहले नजर में एक सुंदर लड़की जिसका चेहरा शैडो से छिपा हुआ था मंच पर आई। होस्ट ने कहा कि यह मिस टेंडर रेड लिप्स है, लेकिन जैसे ही वह रोशनी में आए, लू याओ ने देखा कि उसके गाल उसके मुंह का विस्तार थे, जिसमें तेज दांत और अंदर से एक लंबी जीभ लटकी हुई थी। उसने उसे एक किस उड़ा दिया और होस्ट ने कहा कि वह आज अपने मेहमान में रुचि लेती दिख रही है। इतनी खूबसूरती से मुख्य पात्र का चेहरा मरोड़ गया और उसने चुपचाप गाली दी। फिर वह शैडोज में वापस चली गई और होस्ट ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मिस टेंडर लिप्स उनके प्रोग्राम की स्टार है। वह लोगों के डर से पोषण करती है और उनके मूड को महसूस कर सकती है। इसके अलावा वह वास्तव में उम्मीदवार से अपनी खूबसूरती के बारे में पूछना पसंद करती है और फिर उसे डिवावर कर लेती है। पूरी तरह से हॉरर पैदा करते हुए वह सोचता है कि उनका पार्टिसिपेंट उसके बारे में पहले ही क्या सोच रहा होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को जवाब देने के लिए मजबूर किया कि वह बहुत सुंदर थी। होस्ट ने खुशी से जवाब दिया कि यह उम्मीद के अनुसार था और अब अगला गेस्ट मंच पर आ रहा था। उसके पैर ने फर्श पर कदम रखा और जोरदार धमाका हुआ। ये थी लड़की नंबर 2, मिस स्लेंडर लेग्स। स्पाइडर गर्ल कैंडिडेट के पास आए और होस्ट एक तरफ हट गया और कहा कि वह एक और स्पेशल गेस्ट है। उसे अपने पार्टनर में अंडे देना पसंद है ताकि वह उसके लिए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सके, लेकिन चूंकि उसका पार्टनर अब मर चुका है, उसे उनके शो में फिर से आना पड़ा। उसने पार्टिसिपेंट या की ओर मुड़कर पूछा कि वह उनकी दूसरी लड़की के बारे में क्या सोचता है। स्पाइडर गर्ल ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और उसे देखने लगी। वह उसे आत्मविश्वास से देखते हुए और थम्स अप दिखाते हुए बोला कि वह एक ब्यूटी है। इसके बाद वह मंच से उतर गई और होस्ट ने कहा कि यह एक बेहतरीन शुरुआत थी। अब लड़की नंबर 3 की बारी थी। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा लाल हो गया और उसने सोचा कि उनका स्तर इतना ऊंचा है, लेकिन एक मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तीसरी लड़की सामने आई। उसने अपने शक्तिशाली हाथों से दरवाजों को धकेलकर रास्ता चौड़ा किया और होस्ट ने कहा कि यह मिस ब्यूटीफुल शेप थी। वह भी उनके शो में आई थी। वह एक प्रसिद्ध बच्चा है जिसने कभी अपने 16 पार्टनर्स को टॉर्चर किया था और अब भी फेल्ड रिलेशनशिप्स का एक गौरवपूर्ण रिकॉर्ड रखती है। उसने जोर से गर्जना की और होस्ट ने दर्शकों से कहा कि यह उसका सिग्नेचर बैटल रॉय है। उसने लू याओ की ओर मुड़कर पूछा कि वह इसके बारे में क्या कहेगा। उसकी शक्तिशाली सांस ने उसके चेहरे को झकझोर दिया और उसने माफी मांगते हुए पूछा क्या वह उसे लड़की कहता है। मिस ब्यूटीफुल शेप चिल्लाना बंद कर दिया, जिसके बाद वह बहुत निराश हो गई और जोर जोर से रोते हुए मंच के पीछे भाग गई। होस्ट कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और कहा कि यह महिला अपने दिल के अंदर एक जेंटल लड़की है। उसने उसे चेतावनी दी कि वह जेंडर बायस्ड कमेंट्स करना बंद कर दे, नहीं तो उसे शो से बाहर कर दिया जाएगा। उसने थकान से अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और जवाब दिया कि वह समझ गया। ऐसा लगता है कि उनके शो में कोई भी लड़की नहीं है जो नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती हो। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत होस्ट ने हाथ हिलाते हुए मुस्कान के साथ जवाब दिया कि बिल्कुल, उनके पास एक और बच्ची है। वह इन्फिनिट मेटावर्स की एक प्रसिद्ध ब्यूटी है। वे कहते हैं सर्वोच्च स्तर क्रूल है और वह उनमें से एक है जो इंसेन लेवल के कगार पर हैं। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को दिलचस्पी हुई और उसने कहा कि यह प्रॉमिसिंग लगता है। फिर होस्ट ने उसे मंच पर आमंत्रित किया, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद उसने मंच के पीछे देखा और दोषी चेहरा बनाकर सभी से माफी मांगी, कहते हुए कि अभी अभी उनसे संदेश मिला है। वह आने के लिए बहुत लेजी है, वह अब घर से ही पार्टनर ढूंढेगी। वह देख रही है कि सब कुछ लाइव है। उसने एक नकली मुस्कान लगाई और मंच पर घूमते हुए कहा कि वे अपने गेम के नियमों की ओर बढ़ रहे थे। परफेक्ट कैंडिडेट को अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ पूरे दिन घर से बाहर बिताना होगा, एक वार्म और इंटीमेट रिलेशनशिप में। अब जब सभी गेस्ट्स अपनी जगह पर हैं, उसने कंटेस्टेंट से कहा कि वह बाहर जाकर अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिताए। शो के अंत में घोषणा की जाएगी कि इनमें से कौन सी खूबसूरत लेडी वह चुनेगा। इस बीच जीन डॉली खुद को एक कोर्ट हियरिंग में पाया। वह जज के सामने पेश हुआ और कहा कि उसका इससे वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, वह बस एक सेकंड रेट मर्चेंट है। उसने गार्ड की ओर देखा और नर्वस होकर मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे जानता भी नहीं है। उसने सोचा कि वे उसके पीछे हैं, इसलिए वह भाग गया। उसे यकीन था कि जब वे असली कल्प्रेट को ढूंढ लेंगे तो अच्छाई निश्चित रूप से विजयी होगी।
जज ने कहा कि उन्होंने जांच की और पाया कि उसका वास्तव में नंबर 1 वांटेड क्रिमिनल से कोई लेना देना नहीं है। मर्चेंट ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी जल्दी थी। जज ने आगे कहा कि उसने डिस्गाइज का उपयोग करके काउंटरफिट हाई एंड इक्विपमेंट बेचा। उसकी इन हरकतों से कई लोग नाखुश थे, इसलिए आर्बिट्रेशन कोर्ट को सजा सुनानी पड़ी। उसे 200 हेट्रेड पॉइंट्स की सजा दी गई और उसे सिटी ऑफ हेट्रेड में निर्वासित कर दिया गया। जज ने अपनी अंतिम निर्णय को व्यक्त करने के लिए गवेल को मेज पर मारा और फिर रिसेस की घोषणा की। गार्ड्स ने मर्चेंट को उसके कपड़ों से पकड़ लिया और उसे कोर्टरूम से बाहर घसीटने लगे। उसने उनसे इंतजार करने को कहा। जज के पास खड़े एक व्यक्ति ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या उन्हें वांटेड लिस्ट के शीर्ष पर मौजूद ट्रैवलर की तलाश जारी रखनी चाहिए? उसने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। वर्तमान स्तर पर वह ब्रूटल टेस्ट से नहीं बच पाएगा। इस बीच प्रोटैगनिस्ट खुद को डोंट फियर डेथ प्रोग्राम के डंजन में पाया। मिस ब्यूटीफुल कर्व्स डनफो बस पास में ही थी। वह कब्रों के बीच बैठी थी और एक बैग के कागज से मांस के टुकड़े फाड़ते हुए कड़वाहट से रो रही थी। उसने कहा, वह एक इडियट है, वह उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की। अगर वह उसे फिर से देखेगी तो वह उसे मार डालेगी। वह उठी और अपने होठों को पोंछते हुए बोली, उसे नहीं लगा था कि ऐसा शानदार गेम ऐसे भयानक लोगों का हो सकता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट कब्रों के बीच में से चलता हुआ जा रहा था और जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा कि मिस ब्यूटीफुल शेप उससे डिस्गस्टेड है, तो उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इससे नाराज होगी। उसी क्षण उसका एटीट्यूड उसके प्रति मर्डरस हो गया और वह आश्चर्यचकित होकर जम गया। डनफू अचानक उसके पीछे प्रकट हुई और तुरंत अपनी तलवार उसके ऊपर उठा ली। उसके वेपन का ब्लेड तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक रुक गया जब उसने अपनी राह जारी रखते हुए जोर से पूछा कि वह ब्यूटी कहाँ गई जिसे उसने अनजाने में नाराज किया था। तलवार का ब्लेड उसके सिर के पीछे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ठहर गया। उसने इसे देखा और डनफू ने आश्चर्यचकित होकर सोचा, उसने क्या कहा। वह आगे बढ़ा और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि हालांकि वह अपनी चार्म के लिए प्रसिद्ध था, उसने कभी ऐसी लड़की से मुलाकात नहीं की। उसके गुस्सा होने के बाद उसने शर्तिया उसे ब्लेड से काट दिया। उसने दुखी होकर अपना चेहरा हथेली से ढक लिया और पूछा, शायद उसने उस ताकतवर शरीर के अंदर छुपी हुई सारी टेंडरनेस को नहीं देखा। मिस ब्यूटीफुल कर्व्स ने अपनी उंगली से अपने होंठ को छुआ और सोचा, हिडन टेंडरनेस। लुयाओ कब्र के पास आया और द स्टोन के पास के अकेले फूल को देखते हुए कहा कि उसने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा। उसने उसे आकर्षित किया, वह इतनी जेंटल, कोजी, काइंड और शार्प थी। ये शब्द सुनकर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और सिस्टम ने सूचित किया कि उसका एटीट्यूड फ्रेंडली में बदल गया है। लेकिन इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट ने कहना जारी रखा कि उसने 1000 ब्यूटीज में से इतनी अद्भुत लड़की को मिस कर दिया। अब ऐसे टेम्परामेंट वाली कोई नहीं है। इन शब्दों पर उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया और सिस्टम ने सूचित किया कि उसका एटीट्यूड इन्फैचुएशन में बदल गया है। उसने कब्र के पास बैठकर कहा कि उसने एक बार सुना था कि गंदगी के बावजूद अंदर कुछ ब्यूटीफुल छिपा हो सकता है। सच्ची सुंदरता सतह पर नहीं बल्कि अंदर होती है। उसने फूल की पंखुड़ियों को अपनी उंगली से छुआ और कहा कि यही वजह है कि इतने भयानक स्थान में भी अद्भुत फूल उगते हैं। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा कि उसे लगता है मिस डनफू भी वैसी ही है। इन शब्दों पर वह आखिरकार पिघल गई और उसने अपना हथियार जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही उसने एक नॉक सुनी, वह पलटा और उसने उसे स्नेहपूर्वक पुकारा। सिस्टम ने सूचित किया कि उसका फेवर फनाटिसिज्म तक बढ़ गया है। अब वह इस सम्मानित गेस्ट को अपनी पत्नी के रूप में चुन सकता था, लेकिन उसे ध्यान देना चाहिए कि उसके पास उसके प्रति पैरानॉइड अटैचमेंट है जिसके लिए उसे 500 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखकर असहज महसूस किया और उसने कहा कि वह बहुत प्रभावित हुई है। किसी ने भी उसके लिए पहले कभी ऐसा नहीं किया और उसने कुछ तय कर लिया है। उसने अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए पजल्ड होकर पूछा, उसने क्या तय किया? उसने एक गहरी सांस ली और उसने मुस्कुराते हुए अनुमान लगाया कि वह क्या करने वाली थी। इसके बाद उसने जोर से चिल्लाया, जिससे वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा और जल्दबाजी में अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया। उसके रॉ में कुछ शब्दों को सुना जा सकता था जो अन्य दो गेस्ट्स को संबोधित थे। उसने जोर से चिल्लाया कि लिटिल ब्रदर लुया उसका है। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने सूचित किया कि मिस टेंडर रेड लिप्स और मिस स्लेंडर लेग्स का एटीट्यूड उसके प्रति बदलकर डिस्गस्ट हो गया है। अपने रॉ से खुश होकर डनफू मुस्कुराए और कहा कि यह बहुत कूल था, लेकिन मुख्य पात्र को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि वह अन्य दो से कैसे फ्लर्ट करेगा जब वह इस तरह चिल्लाती है। इसके बाद वह उसकी ओर दौड़ी, जिससे धरती हिल गई और उसे अपना लिटिल ब्रदर कहा। फिर उसने कहा कि उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए। ओवरवेलमिंग लव के कारण उसकी आंखें दिलों जैसी हो गईं और उसने सोचा कि अगर उसने उसे गले लगाया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कुछ क्षण बाद कहीं से एक वेब उड़ता हुआ आया जिसने डनफू को पैर से पकड़ लिया। इस वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गई, सिर पर चोट लग गई। फिर वह उठने लगी और उसने नाराजगी से अपनी प्रतिद्वंद्वी को पुकारा, लेकिन उसने तुरंत उस पर एक और वेब फेंका और उसे जमीन पर दबा दिया। उठने की कोशिश करते हुए उसने चिल्लाया, क्या ये वह मरा हुआ मकड़ा है? पास में खड़ा डेमोनिक स्पाइडर बोला कि वह सचमुच एक बार्बेरियन है जिसके पास दिमाग की जगह मसल्स हैं। वह एक आदमी से भी नहीं निपट सकती।
उसने मुस्कुराते हुए अपनी चाहो आंखें खोल ली और उससे कहा कि इस सुंदर आदमी को उसके पुनः शिक्षण के लिए दे दे। डनफू ने क्रोध में उसे अपमानित किया और उसे छूने से मना किया। उसने पूछा, क्या ऐसा है? उसकी विशाल छाया लुया पर पड़ गई और उसने उससे पूछा, क्या वह उसके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होगा। वह चुप रहा और सोचने लगा कि उस लेडी के शब्दों के कारण उसका एटीट्यूड उसके प्रति बदलकर डिसगस्ट हो गया है। अगर उसने गलत जवाब दिया तो 90% संभावना है कि वह उसे तुरंत मार देगी। अब सबसे अच्छी रणनीति पहल को जब्त करना था। उसने भौहें चढ़ाईं और नर्वस होकर मुस्कुराते हुए नाराजगी जताई, किसने उसे उससे इस तरह बात करने की अनुमति दी। वह ऐसे स्वर से बहुत हैरान हुई और उसने अपने सीने पर हाथ बांधकर पूछा, क्या उसने कहा कि वह उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे उससे बच्चा चाहिए? क्या उसने सब कुछ सही से समझा? उसने दुखी होकर अपना दिल पकड़ लिया और अपना चेहरा हाथ से ढक लिया, पूछते हुए, क्या वह उसे सिर्फ बच्चे के जन्म के लिए एक वेसल के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है? क्या वास्तव में उसके प्रति उसके कोई फीलिंग्स नहीं है? वह भ्रमित हो गई और जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन उसने तुरंत जोर देकर कहा, फिर वह ये कैसे समझा सकती है कि उसने क्या कहा? कोई शादी नहीं हुई, बच्चे का अंतिम नाम क्या होगा? वह उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन चाहती है कि वह बच्चा पैदा करे। ये तो भयानक है। इन शब्दों के कारण उसे शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस हुआ और उसने उससे माफी मांगते हुए कहा कि उसका मतलब वैसा नहीं था। सिस्टम ने तुरंत सूचित किया कि मिस स्लेंडर लेग का एटीट्यूड उसके प्रति बदलकर फ्रेंडली हो गया है। लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें एक सर्टन लेडी का एटीट्यूड बदलकर फ्रेंडली हो गया। इससे वह थोड़ा चौंक गया और इसी बीच सभी दर्शकों ने स्क्रीन पर हुए पूरे त्रासदी को लाइव देखा। किसी ने एक्सक्लेम किया कि वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वह तो एक बहुत अच्छा लड़का है। उसे अपने पहले के शब्दों पर पछतावा है। होस्ट ने कहा कि प्लेयर लुया ने अवसर का फायदा उठाया और मिस स्लेंडर लेग्स की बोलने की शक्ति छीन ली। कई जेंडर इक्वालिटी एजेंसीज ने पहले ही उसके समर्थन में अपना मत प्रकट किया है। ऐसा लगता है कि उसके शब्दों ने कई दर्शकों के साथ तालमेल बिठाया है। वह कुछ से विचलित हुआ और अपने टेम्पल को छूते हुए कुछ सुनने लगा और फिर बहुत हैरान हुआ। फिर खुशी से हाथ हिलाते हुए कहा कि मिस स्लॉथ ने अभी उन्हें एक संदेश भेजा है, उन्हें प्रतिभागी के बारे में और बताने के लिए कहा है। ये पहली बार है जब उसने किसी में रुचि दिखाई है। हॉल में दर्शकों से आश्चर्यचकित आवाजें सुनाई दी, आप में से कौन इसे नहीं मानता था? और किसी ने उसे देखने के लिए कहा। इस बीच लुया ने सोचा कि पहला तो बहुत अप्रत्याशित रूप से आया, लेकिन दूसरे का क्या ये संभव है कि इन तीनों के अलावा और भी क्रीचर्स टेस्ट में भाग ले रहे हों? मिस टेंडर लिप्स की आवाज ने उससे पीछे से पुकारा और वह ये सोचकर उसकी ओर मुड़ा कि उसे खुद को दिखाना है। उसका मुंह बंद हो गया और वह पूछना चाहती थी कि क्या वह सुंदर है, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाती, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अन्य गेस्ट्स इससे बहुत हैरान हुए और चुप रहे और उसने नाराजगी से कहा कि वह इनसिक्योर लोगों से नफरत करता है। वह पहले से ही अपनी उपस्थिति से दूसरों को आकर्षित करती है, क्या वह इसे समझती नहीं? उसने भय और हताशा में अपने गाल पर अपनी हथेली रखी। होस्ट ने नर्वस होकर अपना सिर पकड़ लिया और पूछा, अभी उसने क्या किया? उसने निर्देशक की ओर हाथ हिलाया और उससे उस पल को दोहराने के लिए कहा। रिप्ले स्क्रीन पर चलाया गया और होस्ट ने कहा कि उन्होंने सब कुछ सही से समझा। प्लेयर लोयाओ ने सच में मिस डेलिकेट रेड लिप्स को बिना किसी हिचक के थप्पड़ मारा। दर्शकों में से एक ने एक्सक्लेम्ड किया कि वह खत्म हो गया और दूसरे ने कहा कि मैंने कभी ऐसा डेयरडेविल नहीं देखा, उसका लेवल नगण्य है। इस बीच होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसा कि वे सब जानते हैं, मिस डेलिकेट और रेड लिप्स हमेशा अपनी उपस्थिति के बारे में सवाल पूछना पसंद करती है। वह सोचता है कि इस मामले में केवल एक ही परिणाम हो सकता है। उसने स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन उसने जो उम्मीद की थी उससे कुछ पूरी तरह अलग देखा। उसने और सभी दर्शकों ने उसके चेहरे पर ब्लश देखा और किसी ने पूछा, उसके चेहरे पर यह किस तरह का भाव है? इस बीच उसके पैर लगभग जवाब दे गए। उसने अपने सामने वाले लड़के को देखा और सोचा कि उसके दिल में डर का कोई निशान नहीं है, लेकिन उसके दिल के साथ क्या हो रहा है? यह इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? अचानक सिस्टम ने प्रोटैगनिस्ट को सूचित किया कि उसका हेट्रेड वैल्यू अपने चरम पर है। उसे एक नया मैकेनिज्म प्राप्त हो रहा है जिसे ईवल ओरिजिन कहा जाता है। वह अपनी हथेली को देखकर सोचने लगा कि कुछ तो हुआ है। सिस्टम ने समझाया कि यह मैकेनिज्म क्या है। केवल बुरी प्राणी के संपर्क में आने पर ही वह इस डिफेंसिव इफेक्ट को प्राप्त कर सकता है। हेट्रेड वैल्यू अधिकतम अनुमेय मूल्य तक स्थिर रहती है। एक कांस्टेंट हंट चल रही है और यह इफेक्ट अभी भी एक्टिव है। एक्टिव इफेक्ट 30% एसपी का उपभोग करता है, जिससे संपर्क में आने वाले सब्जेक्ट्स एक एक्सटेसी की स्थिति का अनुभव करते हैं। इसका अवधि 10 मिनट है। इस टेक्निक के संपर्क में आने वाले सब्जेक्ट्स अगले 24 घंटों के लिए इससे इम्यून रहेंगे। पैसिव इफेक्ट सजेस्टिव वर्ड्स की शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। एक्सटेसी की स्थिति में प्रवेश करने वाले सब्जेक्ट्स हिंट्स प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद विपक्षी पार्टी को कुछ भी याद नहीं रहेगा और वे केवल इस या उस कार्य का पालन करेंगे। कार्य यथार्थवादी होना चाहिए और प्राणी की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा कुछ भी काम नहीं करेगा। विवरण पढ़ने के बाद उसने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या यह एक मैकेनिज्म है? क्या इसका मतलब है कि वह डिलाइटेड है?
इस बीच मिस टेंडर लिप्स घुटनों के बल बैठी थी और अपने हाथ से अपना मुंह ढक रही थी। फिर उसने एक एक्सटैटिक और लविंग नज़र से उसकी ओर देखा और कहा कि यह बहुत अजीब है, वह वास्तव में उसे चखना चाहती है। इन शब्दों के बाद उसका मुंह खुला और उसकी जीभ बाहर निकली। उसकी बहन ने बताया कि वह एक्सटेसी की स्थिति में प्रवेश कर चुकी है और उसका एटीट्यूड अस्थायी रूप से ऑब्सेशन में बदल गया है। वह खड़ी हो गई और उसे अपने हाथों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, ये कहते हुए कि वह उसे अडॉ करती है और उन्हें फिर से एक होना चाहिए। लुया पीछे हट गया और सोचने लगा कि वे सभी यहाँ पागल हैं। लेकिन जैसे ही मिस ब्यूटीफुल कर्व्ड स्वॉर्ड उसके सिर के ऊपर चमकी, उसने सोचा कि वे बहुत पॉसेसिव भी हैं, इसलिए वे उसे छूने भी नहीं देंगे। मिस डेलिकेट लिप्स के दांत तलवार की धार से मिले और उसके बाद डनफू ने उसे ऊपर फेंक दिया और चिल्लाई कि लिटिल ब्रदर लुया उसका है। लेकिन उसके पीछे एक महिला मकड़ी प्रकट हुई। उसने हंसते हुए और अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि वे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंत में वह केवल उसका ही होगा। उसने उसकी ओर मुड़कर ऊपर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये सच है? उसे लगता है कि वे अलग अलग सोचते हैं। मिस ब्यूटीफुल कर्व्स और डेलिकेट लिप्स ने एक अस्थायी अलायंस बनाया और महिला मकड़ी पर हमला किया, उसे उससे दूर रहने के लिए कहा। डनफू ने अपनी साथी को आगे बढ़ाकर उनके प्रतिद्वंद्वी की ओर फेंक दिया और फिर खुद भी लड़ाई में शामिल हो गई। 3 क्रूल लेवल के मॉन्स्टर वर्तमान में लुइया के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वह जानता है कि उनका उसके प्रति प्यार वास्तव में कुछ और ही है। उसने इस खेल की सच्चाई समझ ली। चाहे वह जिसे भी चुने, बाकी 2 तुरंत उससे नफरत करने लगेंगे, जिसका मतलब है कि अंत में उसकी मौत निश्चित है। लेकिन अगर वह सिर्फ दर्शक बना रहे, तो जब वे अपनी लड़ाई खत्म कर लेंगी, वह खुद भी एक क्रूल लेवल के मॉन्स्टर से सामना करेगा और फिर उसकी भी मौत हो जाएगी। जब लड़कियां एक दूसरे के बाल खींच रही थीं, उसने कहा कि उसे बहुत खेद है, लेकिन वह किसी को भी नहीं चुन सकता। वे तुरंत रुक गईं और उसने श्रग करते हुए कहा कि उसे इस लड़ाई के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मिस टेंडर रेड लिप्स ने पूछा, उसका मतलब क्या है? डनफू गुस्से में आने लगी और एक्सक्लेम किया, इसका क्या मतलब है? उसने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए एक स्मर्क के साथ उत्तर दिया, भले ही वे इस तरह से पूरी दुनिया को नष्ट कर दें, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डनफू ने पूछा, क्या वह सच में उन्हें छोड़ना चाहता है? उसकी प्रतिद्वंद्वी चुप रही और मकड़ी ने पूछा, क्या उसे इस पर संदेह है? उसने जवाब दिया कि उसका मतलब बस ये था कि वह बहुत सस्पिशियस व्यक्ति है। उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे सब कुछ इस तरह से करें। हर एक को उसके साथ अकेले कुछ समय बिताना होगा ताकि वे सही से अपनी फीलिंग्स विकसित कर सकें। उसने सोचा कि एक तरीका खोजा गया है जिससे खेल को तोड़ा जा सकता है, और वह मिस ब्यूटीफुल शेप्स के पास गया, ये कहते हुए कि जब वे साथ होंगे तो वह वादा करता है कि वह निश्चित रूप से एक प्रिय का चुनाव करेगा। वह परेशान हो गई और वह मकड़ी के पास गया, ये सोचते हुए कि इस तरह वह उन्हें मना नहीं करेगा, वह उनके लिए एक अपीयरेंस बनाएगा और उन्हें उम्मीद देगा। वह आगे कहता रहा कि जैसे ही वह एक प्रिय का चुनाव करेगा, वह उनकी संतान की देखभाल के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि वह दयालु और समझदार हो सके। मकड़ी उसके इन शब्दों से पिघल गई और कहा कि यह अद्भुत है। वह मिस टेंडर लिप्स के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और कहा कि अगर उसे उसके हाथों मरना भी पड़ा तो वह इसे प्यार से स्वीकार करेगा। उसने उसे एक कंफ्यूज्ड लविंग नज़र से देखा और फिर अपना सिर झुकाते हुए उसे अपनी चार्मिंग स्माइल दिखाते हुए कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उसे साबित करेगी कि केवल वही उसकी हथियारी बनने के योग्य है। समय बीत गया और सिस्टम ने घोषणा की कि कार्यक्रम के अंत तक 50 मिनट बचे थे। कुछ छोटे गूल ने एक कब्र खोदी और शव को खाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसने अपने पीछे हलचल महसूस की और फिर लुया के हाथ से सिर के पीछे एक झटका खाया। इससे वह बहुत गुस्से में आ गया और उसे इनसिग्निफिकेंट लिटिल मैन कहते हुए एक्सक्लेम किया, क्या वह आत्मघाती है? उसने अपना मुंह चौड़ा किया और उस पर झपट पड़ा और अचानक प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए मिस टेंडर लिप्स को पुकारा। वह तुरंत मॉन्स्टर के पीछे प्रकट हुई और पूछा, उसके आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये समझते हुए कि यह महिला एक क्रूल लेवल की है, वह बहुत डर गया और आंसुओं में उससे विनती करने लगा कि वह उसकी बात सुने, लेकिन उसने सुनना नहीं चाहा। उसने अपना हाथ उसकी आंख की सॉकेट में डाल दिया और वह दर्द में जोर से चिल्लाया। इसके बाद वह कब्रिस्तान में घबराहट में भाग गया। इस बीच वह अपने प्रेमी के पास गई और उसे एक आईबॉल सौंपते हुए कहा कि वह उसे दे रही है। क्या उसे यह पसंद आया? उसने उसे लिया और सिस्टम ने सूचित किया कि उसे एक वस्तु प्राप्त हुई है जिसे ब्लू ग्लास बुल्सआई कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली मॉन्स्टर का आईबॉल था, एक बहुत ही मूल्यवान मटेरियल। उसने आंख को ध्यान से देखा और उसने पूछा कि वे कब ब्राइडल चेंबर में प्रवेश करेंगे। उसके पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ है। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि उसके पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वह उसकी बात सुने। उसकी आंखों में चमक आई और उसने अपनी सजेशन एबिलिटी का उपयोग किया। वह उदास हो गई और पूछा कि क्या उसे उससे नफरत है? जब वह उसे इस तरह देखती है तो वह नहीं जानती कि उसे कब और कैसे मारना है। वह चुप रहा और सोचा कि यह शायद उसका सबसे मजबूत इंस्टिंक्ट है। उसने उसे गले लगाया और कहा कि वह वास्तव में सबसे ईमानदार और शुद्ध लड़की है जिसे उसने कभी देखा है। वह उसके हाथों मरना पसंद करेगा। उसने शर्मीलेपन से सहमति व्यक्त की और उसने जोड़ा कि शो ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।
उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? वह उसके चेहरे की ओर झुककर बोला कि इस शो ने इतने सारे लोगों को उसे कम्पीट करते हुए देखने के लिए एकत्रित किया है। क्या वे चाहते हैं कि वह खुश हो? वे उसे अच्छा महसूस करते हुए नहीं देखना चाहते, वे सब सिर्फ उनमें से कंटेंट बनाते हैं। वह प्रोवोकेटर नहीं है, लेकिन वह इस शो के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करेगा। ये शब्द उसे तर्कसंगत लगे और सिस्टम ने सूचित किया कि सजेशन काम कर गया। इसके बाद मुख्य पात्र ने अपनी उंगली आगे की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, वहाँ एक मॉन्स्टर है। वह बहुत डर गया था। वह तुरंत आगे बढ़ी और कहा कि वह देखेगी कि कौन उसके हैंडसम आदमी को डराने की हिम्मत करता है। उसने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराया, कहने लगा कि चूंकि कार्यक्रम उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उनके लिए एक सरप्राइज है। कार्यक्रम के अंत तक 28 मिनट बचे थे और उसने अगले लड़की की तलाश करने का निर्णय लिया। इस बीच मिस टेंडरलिप्स ने एक विशाल भालू पाया और पास जाकर उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि यह व्यक्ति कितना आकर्षक था। वह उसे जल्दी से चखना चाहती थी। फिर एक्सटेसी की स्थिति समाप्त हो गई और उसकी कॉन्शियसनेस तुरंत साफ हो गई। उसने अपनी खून से सनी हुई हाथों को उलझन में देखा, वंडरिंग कि यह क्या था। सिस्टम ने लू याओ को सूचित किया कि उसके प्रति उसकी एटीट्यूड मर्डरस हो गई है। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि समय समाप्त हो गया था। उसने मकड़ी के पैर को छूते हुए अपनी क्षमता का उपयोग किया और उसने कहा कि यह बहुत अजीब था। उसे छूने के बाद उसने एक स्पष्ट आकर्षण महसूस किया। उसने कोई इंटॉक्सिकेटिंग पोशन नहीं दिया था क्या? उसने जवाब दिया कि ऐसा नहीं था, वह बस उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। वह उसके पीछे आए और उसे गले लगाते हुए कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। यदि उसने उनमें से किसी एक को चुना तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा, कोई अपवाद नहीं। उसने उसके गाल को सहलाया और उसके चेहरे की ओर झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वह ऐसी नहीं है, वह बस उसके साथ एक बच्चा चाहती है। जब वह उसकी हो जाएगी तो वह उसकी सुरक्षा करेगी, चिंता मत करो, बच्चों के अलावा। इसके अलावा वह हमेशा ठीक रहेगा, इसलिए वह अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकती। यदि वह सहमत नहीं होता तो वह उसे तुरंत समाप्त कर देगी। उसने जवाब दिया कि यह एक लुभावना प्रस्ताव है, लेकिन उसके पास भी कुछ कहने को है। उसने उसे हल्के आश्चर्य में देखा और पूछा कि क्या? उसने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और पूछा कि अगर वह बच्चा चाहती है तो उसे अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, है ना? उसने उसकी बातों की पुष्टि की और जोड़ा कि उसका शरीर बहुत मूल्यवान है। वह उसकी ओर झुकी और उसने उसे फुसफुसाते हुए कहा कि इस परीक्षण में खतरा हर जगह इंतजार कर रहा है। किसी को परवाह नहीं है कि क्या वह सच्चे प्यार को पा सकेगा या वह उसे बच्चा दे सकेगा। उसकी एक आंख चमकी और उसने मानसिक रूप से कहा कि वह इसके बारे में सोचें। फिर उसने पूछा कि क्या ऐसा कार्यक्रम रोकना नहीं चाहिए। सिस्टम ने सूचित किया कि उसकी बातें उसे सचेत कर दी हैं और उसी समय एक आवाज़ सुनी गई। मिस टेंडरलिप्स चिल्ला रही थी कि लुया एक फ्रीक है। उसने तय किया कि वह उसके साथ खेलना चाहता है। मकड़ी सतर्क हो गई और पूछा कि यह बड़ा मुंह वाला क्यों आया। उसने जवाब दिया कि वह उसके लिए आई है। उसने निराशा में अपना चेहरा ढक लिया और कहा कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि वह उसे जल्दी ही खत्म कर देगी। मिस टेंडरलिप्स ने कब्रों के ऊपर कूदते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ते हुए उसका नाम चिल्लाया, लेकिन एक सेकंड बाद एक तेज कांटा उसकी ओर उड़कर आया जिसे उसने तुरंत हटा दिया और जमीन पर उतर गई। उसने गुस्से में दांतों को पीसते हुए मकड़ी को कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक रुक गई जब उसने देखा कि लुया उसके बगल में डर के मारे कांप रहा था और वह उसकी रक्षा कर रही थी, उसे यहाँ से चले जाने को कह रही थी। उसने उसके द्वारा संरक्षित पैरों को छूते हुए कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस टेंडरलिप्स ने पूछा क्या वह नियमों को तोड़ने की हिम्मत करती है। उसने अपनी कैंची के आकार की तलवारें निकाली, ये दिखाते हुए कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद मकड़ी ने पहला हमला किया, उसके हाथ और पैरों को जाले से बांधते हुए। लड़की के चेहरे की मांसपेशियां तनी और उसने हर संभव कोशिश की और जाले से मुक्त होकर अपने हाथ को फाड़ दिया। इसके बाद उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए कई कांटों के बावजूद उसकी ओर बढ़ी और साथ ही एक पैर को फाड़ते हुए उसके गाल पर चोट की। मकड़ी ने डर के मारे पलटी और आश्चर्यचकित होकर उसे पुकारा, क्या उसने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत की? लेकिन मिस टेंडरलिप्स दृढ़ थी। उसने गुस्से में कहा कि उसे हार मान लेनी चाहिए और पूछा कि अगर वह लड़ना चाहती है तो वह उसे तुरंत मार डालेगी। इसके जवाब में लड़की चुप रही। फिर वे लड़ाई में भिड़ गईं और कार्यक्रम के अंत तक 5 मिनट बचे थे। मुख्य पात्र, जो पास में खड़ा और सब कुछ देख रहा था, ने गहरी सांस ली और कहा कि यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, यह एक आपदा है। उसी समय डनफू की आवाज़ उसके पीछे सुनाई दी। उसने उसे बुलाया और उसने मुड़कर कहा कि वह पहले ही आ चुकी है। उसने अपने गुस्से को रोकते हुए कहा कि उसने उसका इंतजार किया था लेकिन वह कभी उसे नहीं मिला। पता चला कि उसने उनके साथ समय बिताया था। उसने अपनी तलवार उठाई और गुस्से में पूछा कि इसका मतलब क्या है कि उसने उसे झूठ बोला। वह अपनी जेब से एक हाथ निकालना चाहता था और पूछा कि क्या ये संभव है, लेकिन उस समय उसने उसे काट दिया और वह डर गया। वह जमीन पर गिर गया और घाव को पकड़ते हुए कब्र पर लीन किया और उसकी ओर देखा। उस समय उसकी सेहत 100 में से 10% थी। उसने अपनी तलवार को उसके सामने जमीन में घुसा दिया, जिससे वह कांप उठा। फिर कहा कि वह उसे अतीत से किसी की याद दिलाता है। उसने पूछा कि वह क्या बात कर रही है। उसने जवाब दिया कि उस समय उसने इस दुनिया में नहीं जिया था।
वह एक बच्चे के रूप में काम करती थी क्योंकि वह मोटी और बदसूरत थी, कोई कभी उसे नहीं देखता था। तब वह एक आदमी से मिली जिसने उसकी बहुत सराहना की और कहा कि उसके पास एक सुंदर दिल है। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी परवाह करता है, उसकी चिंता करता है। ये बहुत सुखद एहसास था, लेकिन वह गंदे कामों में शामिल था और उसे भी उसमें घसीट लिया। एक दिन उसने उसे एक बैग दिया जिसमें कॉन्ट्राबैंड था और उससे मदद मांगी। जब वह बैग को पहुंचा रही थी तो उसके पीछे एक चेस शुरू हो गया। उसने सफलतापूर्वक पीछा छुड़ाया और अपने प्रेमी के पास आए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के प्रवेश पर उसने जोर से हंसने की आवाज़ और उसके एक दोस्त की आवाज़ सुनी जिसने पूछा कि क्या वह डरता है कि इस बार वह बदसूरत महिला जीवित नहीं लौटेगी। उसने जवाब दिया कि उसे देखकर ही बीमार लग रहा था। उसके दोस्त ने उसे शब्दों की निगरानी करने को कहा, अगर वह न होती तो वे इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं प्राप्त कर पाते। उसने दरवाजे के करीब आकर दरार से देखा और इन शब्दों को सुना, उसके आंसू बहने लगे। उसके प्रेमी ने हंसते हुए कहा कि अगर उसने उसे कुछ दयालु शब्द कहे तो वह उसे दुनिया के अंत तक एक कुत्ते की तरह पालन करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर वह कुछ कहे तो वह उसे करेगी। वे उसे कहाँ से मिलेगा जो इतनी उपयोगी हो। उसके दोस्तों ने हंसते हुए और सहमति व्यक्त की कि वे ऐसे उत्पाद के साथ किसी भी महिला को प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया और उसने अपने बचर नाइफ को खून से सना। इसके बाद जोर जोर से चिल्लाने और गालियों की आवाज़ें सुनी गईं। लुया को यह कहानी सुनाने के बाद उसने कहा कि उसने उस आदमी को कई टुकड़ों में काट दिया था। उनके पहले मिलने पर जो उसने कहा था वह उसके शब्दों के समान था। उसे यह बहुत पसंद आया। उसने उसके कटा हुआ हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा, ये कहते हुए कि इसी कारण वह उसे वही करेगी जो उसने उसे किया। वह इसके लिए सहमत हो गया। ठंडी पसीना दर्द से बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर उसे उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसने ईवल टच का उपयोग करने के लिए 30% एसपी खर्च किया। उसका हाथ उसके हाथ से बाहर गिर गया और उसने चमक देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह क्या है? उसकी एक आंख चमकी जब उसने सजेशन का उपयोग किया और पूछा, क्या वह अपना नाम याद करती है? उसने उलझन में अपना नाम दोहराया। उसने पूछा कि उसने शो के 16वें एपिसोड में भाग लिया था, लेकिन उसे हमेशा मिस ब्यूटीफुल कर्व्स ही कहा गया और यह सब इसलिए है क्योंकि न तो शो और न ही उसे उपयोग करने वाले ने उसकी परवाह की। उसके लिए वह बस एक उपकरण थी। ये समझते हुए उसने पूछा कि फिर उसे क्या करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि उसे उन लोगों को मारना चाहिए जो उसे कंटेंट बनाने के लिए लगातार उपयोग करते हैं और उसे हर बार जोकर की तरह शो में डालते हैं, जिसने उसे एक बेवकूफ़ी नाम दिया और उसका असली नाम छुपा दिया। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाते हुए कहा कि उसे उन सभी को मार देना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया। उसके शब्दों के प्रभाव में आकर उसने अपनी बाहें फैलाते हुए जोर से चिल्लाया और अन्य लड़कियां सुनकर सतर्क हो गईं। इसके तुरंत बाद उसने उनकी ओर दौड़ते हुए अपना हथियार उठाया और कहा कि वह उन्हें मार डालेगी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि कार्यक्रम के अंत तक 30 सेकंड बचे थे और उसी समय डनफू ने अपनी तलवार को जमीन पर मारते हुए धूल उठाए। दोनों लड़कियां अलग हट गईं और कहा, क्या वह पागल है? इस बीच लुया जमीन पर रेंगते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि कार्यक्रम के अंत तक 10 सेकंड बचे थे। उसकी सेहत 5% बची थी और रक्तस्राव के कारण उसकी सेहत लगातार घट रही थी। उसने मकड़ी के कटे हुए पैर की ओर रेंगते हुए मचली हुई लड़की के हाथ को लिया और उसके हथियार की ओर बढ़ा। एक बैंगनी वस्त्र जिसका नाम द फियर्स रिपर था को देखकर मिस टेंडर लिप्स ने कहा कि वह क्या कर रहा है। उसके सवाल के बाद अन्य दोनों लड़कियां भी मुड़ी और इस बीच उसने उठते हुए अपनी छाती की ओर हाथ उठाया और उन्हें झुककर दर्शकों को सुखद देखने की शुभकामनाएं दी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसकी सेहत शून्य पर गिर गई थी। वह मरती हुई स्थिति में था। कार्यक्रम समाप्त हो गया। मुख्य कार्य पूरा हो गया। एक महिला का उसके प्रति दृष्टिकोण भावनात्मक स्तर तक बढ़ गया। डनफू ने याद किया कि उसने शो में भाग लेने के लिए फिर से कैसे आई थी। दर्शकों ने हंसते हुए देखा कि वह हमेशा कैंडिडेट्स को मार देती थी और फिर से भाग लेने आती थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट इतना साधारण नहीं था और उसने उसे पिछले समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय होस्ट शो के परिणामों से बहुत आश्चर्यचकित था और पूछा कि क्या सभी तीनों मेहमान हार गए। सभी 3 लड़कियां उनके शो में कई बार भाग ले चुकी थीं, लेकिन आज चूहा बच निकला। यह अविश्वसनीय था। भीड़ असंतोष में बजिंग करने लगी और एक दर्शक ने कहा कि उसे अपना पैसा वापस देना चाहिए। उसने एक मृत आदमी को देखने के लिए आया था। होस्ट ने स्क्रीन की ओर मुड़ते हुए लड़कियों को बताया कि उसे उन्हें याद दिलाना पड़ा कि यह प्रदर्शन आर्काइव में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे उनके शो की रेटिंग में कमी आ सकती है। तब कहीं से चेन की खनक सुनाई दी और फिर डनफू की तलवार उसके बगल में जमीन में गड़ी। इसके बाद वह स्वयं मंच पर प्रकट हुई। होस्ट ने डर से अपनी सिर को हाथ से ढकते हुए झुक गया। अन्य 2 लड़कियां भी मंच पर एकत्रित हो गईं और उनमें से एक ने कहा कि अब किसी को उनके शो की जरूरत नहीं है। दर्शकों ने खुशी से देखा कि एक लड़ाई शुरू हो रही थी और उनमें से एक ने कहा कि जल्दी करो और शुरू करो, ये बहुत दिलचस्प है। होस्ट ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मेहमानों की शो के बारे में छोटी टिप्पणी है, लेकिन क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे इतनी भीड़ के सामने एक स्कैंडल करना चाहते हैं? कौन जानता है, शायद इसके बाद वे हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। तभी चौथे मेहमान की आवाज़ मंच के किनारे से सुनाई दी, जिसने कहा कि वे बहुत शोर कर रहे हैं।
लड़कियां तुरंत मुड़ी और दर्शकों ने खुशी से अपने मुंह ढक लिए। होस्ट ने नर्वस होकर उसे झुका दिया और पूछा कि वह क्यों आई। उसने पहले कहा था कि वह सुस्त थी, उसे कम से कम मिलना चाहिए था। मिस स्लॉथ ने उसे सुस्त निगाह से देखा और फिर कहा कि वह उन्हें 10 सेकंड देगी, उसे बड़े भीड़ पसंद नहीं है। होस्ट ने नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है और उसने काउंटडाउन शुरू कर दिया। दर्शक घबराए हुए बाहर की ओर दौड़े और एक ने कहा कि अगर वे नहीं भागे तो वह उन्हें 10 सेकंड में मार डालेगी। हॉल पूरी तरह से खाली हो गया और अंत में सन्नाटा छा गया। होस्ट ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ कुछ हुआ। वह उसके पास आए और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि उसे इस लुया के बारे में सारी जानकारी दे। उसने उलझन में जवाब दिया कि उसके पास सिर्फ एक पेपर लेवल था। यह उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और उसने भौंकते हुए कहा कि वह इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत उसके सामने घुटने टेकते हुए एक कागज का टुकड़ा उसे सौंपा और उसने उसे पढ़ा। फिर उसने अन्य लोगों को जारी रखने के लिए कहा और कहा कि वे उसे नजरअंदाज करें। गायब होकर वह मंच से गायब हो गई और मिस टेंडर लिप्स ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि उसने इस आदमी पर ध्यान दिया। इसके बाद डनफू ने होस्ट के बगल में अपने हथियार से मंच को मारा और उसने अपनी ओर पलटते हुए नाखुश होकर कहा कि क्या वह वास्तव में उनके फिल्म क्रू के साथ झगड़ा करना चाहती है। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि कोई भी उसे आज रोक नहीं सकता। इस बीच शहर में गनडोली धातु की स्तंभों को चमकाते हुए अपनी सजा पूरा कर रहा था। उसने असंतोष में अपना चेहरा चिढ़ाया और बुदबुदाया कि यह सब उस आदमी के कारण है। अगर वह नहीं होता तो उसे यहाँ नहीं भेजा जाता। अचानक एक विकृत आदमी उसके पीछे प्रकट हुआ जिसने उसे चूहा कहा और पूछा कि वह क्या बुदबुदा रहा है, क्या वह उसे खाना चाहता है। व्यापारी बहुत डरा हुआ था और मुड़ा एक पैरेलल लेवल के मंकी के सामने देखकर। उसने स्तंभ को चमकाते हुए नर्वस हंसते हुए माफी मांगी कि वह बस ऐसा ही कह रहा था। मंकी ने एक और कदम बढ़ाया और कहा कि यह बुरा है। शहर के प्रमुख ने कहा कि वह उन्हें खा सकता है अगर वे उसकी अवज्ञा करते हैं, उसके लिए बेहतर है कि वह पकड़ा न जाए। गनडोली ने कपड़े को निचोड़ा और मन में शाप दिया, सोचते हुए कि इस गांव के सभी एनपीसीएस राक्षस थे, उन्होंने उन्हें इंसान नहीं समझा। उसने स्तंभ के पीछे देखा और सोचा कि एक दिन वह भी मास्टर बनेगा, लेकिन वह उन लोगों में से एक था जो मजबूत स्तर के परीक्षण पास कर सकते थे। उसके सामने एक स्क्रीन थी जिसमें पूरा किए गए परीक्षणों की सूची दिखाई जा रही थी। स्ट्रॉन्ग लेवल, डेथ ट्रेन, ब्लडी बेल्ट टावर, एंशिएंट एम्बुश, विंटर अप्रोचिंग और अचानक एक और पूरा किया गया क्रूल लेवल परीक्षण आया जिसका नाम था डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। ये देखते हुए उसने आश्चर्य से एक्सक्लेम किया, क्या किसी ने क्रूल लेवल ट्रायल पास किया। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट खुद को शहर में पाता है और सिस्टम उसे क्रूल लेवल मिशन डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ को पास करने पर बधाई देता है। गिनती जारी है, मुख्य कार्य पूरा हो चुका है, कोई हिडन टास्क नहीं है, कुल रेटिंग उत्कृष्ट है। इनाम के रूप में उसे 5000 पॉइंट्स और एक पर्पल ट्रेजर चेस्ट मिलता है। टास्क की उच्च डिफिकल्टी के कारण उसका लेवल तीसरे स्तर पर बढ़ा दिया गया है और उसे 2 एट्रीब्यूट वैल्यूज भी मिले हैं। तीसरा क्रूल ट्रायल पास करने के बाद सिस्टम उसे 10 स्पिरिट पॉइंट्स का अतिरिक्त इनाम देता है। वह किसी भी समय असली दुनिया में वापस जा सकता है या 1 घंटे के लिए क्षेत्र की स्वतंत्र एक्सप्लोरेशन शुरू कर सकता है। उसने स्वतंत्र एक्सप्लोरेशन को चुना। चूंकि वह तालिका में सबसे ऊपर है, उसे स्वचालित रूप से खिलाड़ियों के मुख्य शहर सिटी ऑफ हेट्रेड में टेलीपोर्ट किया जाएगा। उसने अपनी हाल ही में कटी हुई बांह को देखा और कहा, बांह पहले ही ठीक हो चुकी है, ऐसा लगता है कि ट्रायल के दौरान मिले चोटें खत्म होने के बाद ठीक हो रही हैं। उसने इधर उधर देखा और सोचा, क्या ये वही है जिसे सिटी ऑफ हेट्रेड कहा जाता है। ये पिछले सेफ जोन से बहुत अलग नहीं है। उसने पहले पर्पल चेस्ट को देखने का फैसला किया और उसे बैकपैक में से निकाल कर खोला। चेस्ट से उसे पर्पल लेवल की एक स्किल मिली जिसका नाम था डेमोनिक अफिनिटी। इस स्किल का प्रयोग करने पर सभी एसपी खर्च हो जाते हैं और एचपी पूरे समय के लिए 1 हो जाता है। इस स्किल से वह खुद को डेमोनाइजेशन की स्थिति में डाल सकता है। अवधि उसकी स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करती है, 1 यूनिट 1 सेकंड के बराबर है। रिचार्ज दिन में 1 बार संभव है। स्किल का एक छोटा नेगेटिव इफेक्ट भी है। विवरण पढ़ने के बाद उसने थॉटफुली कहा, ऐसा लगता है कि यह स्किल जानलेवा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसे सीखना चाहिए। आखिरकार ये भी एक स्किल है। उसने स्किल कार्ड को एक्टिवेट किया और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि डेमोनिक अफिनिटी स्किल का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब उसकी नज़र उस हथियार पर पड़ी जो उसने हाल ही में प्राप्त किया था और उसने इसका विवरण खोला। इसका अटैक पावर बहुत मजबूत है और स्पेशल इफेक्ट है बैड ओमन। ये हथियार क्रूल लेवल के जीवों की ब्रेथ से चार्ज होता है, जिससे मालिक की अपनी हेल्थ प्रति सेकंड 1% कम हो जाती है और साथ ही क्रूल लेवल से नीचे के जीवों पर पैनिक इफेक्ट डालता है। स्पेशल इफेक्ट रप्चर है, जिससे क्रूल लेवल से नीचे के जीवों की डिफेंस उसके लिए अदृश्य हो जाती है और क्रूल लेवल के जीवों की डिफेंस आधी हो जाती है। दूसरा स्पेशल इफेक्ट क्रशर है, जो मारे गए जीवों की सोल पावर को अवशोषित कर अपने सोल को मजबूत करता है। प्रत्येक मारे गए जीव के लिए अटैक पावर 20% बढ़ जाती है और हेल्थ लॉस की गति 1% बढ़ जाती है। ऐसा विवरण देखने के बाद उसने आश्चर्य से कहा, ये चीज़ तो बहुत कूल है। उसके बाद उसने इसका स्टैट पैनल खोला। इसकी इंटेंसिटी रेटिंग पैरेलल में बदल गई, स्पीड लो से लिमिटेड में बदल गई और स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस नॉर्मल हो गया। स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 5 यूनिट्स और स्पिरिट 13 तक बढ़ गई।
उसने फियर्स रिपर को बाहर निकाला और उसे एक्टिवेट किया, जिससे डार्क ऑरा एमिनेट होने लगी और फियर्स कोरोजन इफेक्ट दिखाई देने लगा, जिससे उसकी हेल्थ लगातार गिरने लगी। इसे कंफर्म करने के बाद उसने मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि मुझे इस चीज़ का उपयोग करना है तो मुझे बहुत सारा हेल्थ रिकवरी मेडिसिन और अन्य पिल्स की आवश्यकता होगी। अचानक किसी ने उसे पुकारा। वह एक मॉन्स्टर था। वह उसके पास गया और हंसते हुए कहा, आखिरकार एक नया खिलौना आ गया। लू याओ ने उसकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन मॉन्स्टर अचानक रुक गया। उसे अपने आसपास एक नीला धुआं दिखाई दिया। उसने डरते हुए पूछा, क्या ये हेट्रेड की ब्रेथ है? प्रोटैगनिस्ट ने उसके पास जाकर पूछा कि वह क्या चाहता है, लेकिन मॉन्स्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसकी कई चेहरे वाली उपस्थिति से बहुत डर गया था। उसके पीछे कई चेहरे चिल्ला रहे थे और उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। इसे सहन न कर पाने के कारण उसने अपना सिर पकड़ लिया और डरते हुए कहा, मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा। मुझे खेद है कि मैंने आपको नाराज किया। इसके बाद वह जल्दी से चारों पैरों पर कहीं किनारे की ओर भाग गया और लू याओ ने अपनी नज़र हथियार पर डाली और सोचा, ऐसा लगता है कि इस चीज़ में कुछ समस्या है, इसलिए इसे तुरंत हटा देना चाहिए। जीन डेली, जो पास में काम कर रहा था, ने उसे देखा और हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह भी हेट्रेड के अर्थ के कारण यहाँ है? शायद उन्हें दोस्ती शुरू करनी चाहिए। किसी परिचित को देखकर लू याओ मुस्कुराया और पूछा, क्या वह वही इक्विपमेंट सेलर है? व्यापारी ने समझा कि वह वही व्यक्ति है जिसकी वजह से अब वह यहाँ काम कर रहा है। उसने गुस्से में रैग्स की बाल्टी जमीन पर फेंक दी और पूछा, क्या वह वही है? वह उसके पास गया और उंगली उठाकर उसके ऊपर आरोप लगाया, क्या वह जानता है कि उसने उसे कितना नाराज किया? उसकी वजह से वह इस गांव में आया है। उसने उससे माफी मांगी और कहा कि पिछली बार उसका पहला खेल था, वह एक न्यूबी है। जीन डेली ने संदेह से पूछा, क्या वह सच में एक न्यूबी है? एक न्यूबी कैसे सेफ जोन में सबसे ज्यादा वांछित अपराधी बन सकता है? उसने सिर खुजाते हुए ऑकवर्डली जवाब दिया, वह खुद नहीं जानता, वह बस आया था और उसे पहले ही एक संकेत मिला था कि वह वांछित है। अब उसने बस न्यूबी ट्रायल पूरा किया है और इस दुनिया के बारे में किसी से पूछना चाहता है। जीन डेली ने उस पर विश्वास किया और कहा, वह तब सच में अनलकी था, अब वह उसे सब कुछ बताएगा। दूसरी दुनिया जिसमें वे चले गए थे में कई सेफ जोन्स शामिल थे जिन्हें सफलतापूर्वक मास्टर किया गया था। साथ ही 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, पेपर, पैरेलल, स्ट्रॉन्ग और क्रूर। ट्रायल उन्हें इस दुनिया के कुछ निश्चित स्थानों पर भेजता था। कथित सेफ जोन वह जगह है जिसे सिस्टम द्वारा सावधानीपूर्वक गार्ड किया गया है। भले ही वह मर जाए, कोई नुकसान नहीं होगा और वह विभिन्न व्यापारिक संचालन सुरक्षित रूप से कर सकता है। पेपर लेवल डिस्ट्रिक्ट एक लो रिस्क एरिया है जिसे सिस्टम द्वारा गार्ड किया गया है। यहाँ लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं जिनकी मदद से वे ट्रायल्स पास कर सकते हैं। यहाँ मृत्यु दंड बहुत हल्का है, केवल कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं खो जाती हैं। पैरेलल लेवल एरिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सिस्टम द्वारा केवल आधा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ बहुत मजबूत मॉन्स्टर्स रहते हैं और यहाँ ग्रीन क्लास का इक्विपमेंट और विभिन्न आइटम्स पैदा होते हैं जिन्हें असली दुनिया में अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। अगर वह वहाँ मर जाता है तो वह अपनी सभी वस्तुएं खो देगा। स्ट्रॉन्ग लेवल एरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रक्षा बहुत कम है। यहाँ केवल फियर्स लेवल के भयानक मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। केवल अलायंस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ उत्पन्न होने वाली ब्लू क्लास की वस्तुओं के लिए उन्हें कभी भी लूटा जा सकता है। साथ ही अगर वह स्ट्रॉन्ग लेवल ट्रायल में मर जाता है तो वह अपनी सभी वस्तुएं और कैरेक्टर लेवल खो देगा। वह सब कुछ खो देगा। इसलिए जब खेलने के लिए डंजन चुनते हैं तो किसी भी स्थिति में उसे उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए जो उसकी क्षमता से बाहर हो। जिन खिलाड़ियों ने स्ट्रॉन्ग लेवल डंजन में बॉस को हराया था वे कस्टम्स पास कर सके थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं।